बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट उसके आखिरी टॉपिक्स हैं। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दीज आर जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड स्पीसिएशन। कि किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल के अंदर अगर अचानक से कोई ज़बरदस्त किस्म की म्यूटेशन हो जाए और उसकी वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं, तो हम कहते हैं कि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई है। ऑलराइट, हालांकि ये एक बिल्कुल छोटी सी तब्दीली होती है, लेकिन यही छोटी सी तब्दीली बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है फॉर द एवोल्यूशन। ऑलराइट, क्योंकि डार्विन ने ये कहा था कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि जो जो अगली नस्लें आती चली जाएंगी वो पिछली नस्लों की निस्बत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और स्पेशली अडेप्टेड होंगी फॉर द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक ड्रिफ्ट की बदौलत हैं। आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो भी हम स्टडी करते हैं साथ साथ। द फर्स्ट थिंग about the genetic drift is increase or decrease in frequency of certain alleles within a population of limited size is called genetic drift। अब स्टूडेंट्स ये बात जरूर याद रखिएगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट आम तौर पे कहाँ पे ऑपरेटेबल होती है, जहां पे पॉपुलेशन का साइज बिल्कुल छोटा सा हो। जितना साइज छोटा होगा ड्रिफ्ट उतनी ड्रास्टिक हो सकती है। ऑलराइट, क्योंकि अगर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होगा तो छोटी सी तब्दीली से एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी छोटी पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट का असर उतना ज्यादा, जितनी बड़ी पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट का असर उतना कम। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखेंगे, इट इज अ रैंडम प्रोसेस एंड रियरली प्रोड्यूसेस अडैप्टेशंस टू द एनवायरनमेंट। रैंडम प्रोसेस का मतलब क्या है कि नेचर यहाँ पे खुद से कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि म्यूटेशंस किसी भी वजह से हो सकते हैं। फैक्टर्स बेशक एबायोटिक हों या नेचुरल हों, लेकिन नेचर जो है वो खुद से कभी भी इस तरह की म्यूटेशंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही होती। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन रिजल्ट इन अ शिफ्ट अवे फ्रॉम हारी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हारी वेनबर्ग ने जो अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी पॉपुलेशन का इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए एलेलिक फ्रीक्वेंसीज की सारी डिटेल्स या डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, अगर हम उनको स्टडी करें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि अगर ड्रिफ्ट हो गई, बीच में छोटी सी तब्दीली आ गई, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट कभी भी अटेन नहीं की जा सकेगी। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हारी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने याद रखनी है। असल में इसका चूंकि अमल दखल है यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से हम यहाँ पे इसको शामिल कर रहे हैं कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो ओवरऑल जीन पूल के अंदर आने वाली तब्दीलियां और वो तमाम फैक्टर्स जो उन तब्दीलियों को कॉज कर रहे हैं, इन सबको मिला के स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ इसका क्या ताल्लुक है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। वन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस हाउ चेंजेस इन एन एलील फ्रीक्वेंसी अफेक्ट एवोल्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इंडिविजुअल स्पीसीज को या किसी बड़ी कम्युनिटी को या बड़ी पॉपुलेशन को तो मुतासिर नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम छोटी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी इर्तिका के लिए जो सबसे अहम और जिम्मेदार फैक्टर है वो कोई भी एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की म्यूटेशन हो सकती है, जो बाद में डाइवर्जेंस या वेरिएशन का बायस बन सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ ही साथ हम ये बात भी स्टडी करने जा रहे हैं कि डार्विन ने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं। डार्विन स्टूडेंट्स चूंकि एक्सप्लेन कर रहा था मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को, तो हमने भी क्या कहा है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर जब जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट करती है तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एलेलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी, यानी जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी वेरीड, इट विल बिकम चेंज्ड आफ्टर सर्टेन टाइम। तो इसका मतलब है कि उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए फादर ऑफ एवोल्यूशन क्या कह रहा है, इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ही एक्सप्लोर्ड मॉडर्न एवोल्यूशन जिसमें मैकेनिज्म्स और टूल्स सारे के सारे बताए गए, जो इसने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर मेंशन किए हुए हैं। फिर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये याद भी रखिएगा और इसको अंडरस्टैंड भी करें अच्छे अंदाज में। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। आप लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा कि हर जो जनरेशन आ रही है या हमसे बाद में आने वाली जनरेशन जो है वो तो बहुत तेज है और हमारी निस्बत वो आगे ही आगे का सोचते चले जा रहे होते हैं। स्पेशली जब आप स्मार्टफोन ऑपरेट कर रहे हो और आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वही स्मार्टफोन ऑपरेट करना सिखाना पड़ जाए, तो ये वाला डायलॉग जरूर सुनेंगे आप। अब ये बात स्टूडेंट्स याद रखें कि ये कोई बुरी चीज नहीं है,
एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ द इवॉल्विंग पॉपुलेशन। आप लोगों के इंसेस्टर से डिसेंडेंट्स की तरफ जो सीक्वेंस बन रहा है उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए ये बात एनक्रिप्ट कर दी गई है कि यू विल डिसेंड विद मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स। आने वाली नस्लें हमेशा पिछली जनरेशन से बेहतर ही होंगी। और आप भी अगर अभी फख्र कर रहे हैं अपने एडवांस होने पे तो ये बात याद रखिएगा कि लर्निंग चलती रहेगी तो आप आने वाली जनरेशन्स के साथ मिलकर चल सकेंगे, नहीं तो फिर आप भी अपने आने वाली जनरेशन्स के बच्चों को यही कह रहे होंगे कि हम तो शायद इतने शरारती नहीं थे जितनी अगली जनरेशन शरारती हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये वो बेहतरीन नेचर का टूल है कि जिसके खिलाफ कोई भी किसी भी जगह पे नेचुरल डिजास्टर भी आ रहा हो तो आपने देखा होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ ना कुछ स्पीसीज सरवाइव कर जाती हैं। वो नेचर की पावर को एक्सप्रेस कर रही होती हैं असल में, कि नेचर कुछ स्पीसीज को फेवर कर देती है और वो स्पीसीज जो कमजोर हैं, जो सरवाइव नहीं कर पाती, वो किसी ना किसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, किसी जल्जले, किसी तूफान, किसी बारिश, किसी सैलाब की नजर हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो बेहतरीन होगा, जो स्ट्रांग होगा, वो सरवाइव करता चला जाएगा और आने वाली जनरेशन्स भी उसी लिहाज से रेजिस्टेंट तरीन बनती चली जाएंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर। ये वाली चीज़ जो डार्विन ने एक्सप्लेन की हुई है, कुछ जगहों पे हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं दीनी पहलू के लिहाज से, लेकिन जब हम साइंटिफिक लॉजिक्स के एतबार से समझते हैं इसको तो हमें पता चलता है चूंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ तो प्रोकैरियोटिक सेल से हुई और आज हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरीन शाहकार हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लिंक ज़रूर मौजूद होंगे। किसी ना किसी जगह पे अगर डीएनए के जेनेटिक कोड्स को देखा जाए विद इन यूकैरियोट्स, विद इन प्रोकैरियोट्स, साइटोक्रोम सी को देखा जाए विद इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई लिंक ज़रूर मौजूद है। वो लिंक एवोल्यूशनरी भी है और वो लिंक हमारे खालिक का भी है। चूंकि सारी की सारी मखलूक को पैदा करने वाला खालिक एक है, तो ये भी मुमकिन है कि वो बेसिक फ्रेमवर्क एक ही रखा गया हो। ऑलराइट, तो ये बात याद रखिएगा कि असल में एवोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रही है, लेकिन इस एवोल्यूशन के अंदर जो ये वाला पॉइंट है, ये जरूर याद रखना है कि हो सकता है हम तमाम के तमाम जानदार बायोलॉजिकली किसी एक ही एंसेस्टर की पैदावार हों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड इट इज अबाउट स्पीसिएशन। जी स्टूडेंट्स, स्पीसिएशन हमारा सेकेंड टॉपिक है इस सेशन का। अब स्टूडेंट्स, इस लफ्ज को अगर आप गौर से स्टडी करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि स्पीसीज का पैदा होना, नई से नई डाइवर्जेंस का आना, नई से नई डाइवर्सिटी का पैदा होना किसी एक पॉपुलेशन के अंदर, इसको हम कहते हैं इट इज स्पीसिएशन। ऑलराइट, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमने ये बात स्टडी की हुई है कि जानदार जब एक जगह पे एक वक्त में इकट्ठे होते हैं तो पॉपुलेशन बनाते हैं। ऑलराइट, लेकिन उस पॉपुलेशन में से जो एक ही तरह के आइडेंटिकल या सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह के जैसे हम होमोसेपियंस हैं तो हम सब एक ही सारे के सारे स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्पीसिएशन इसका मतलब है कि नई स्पीशीज की पैदावार, नई स्पीशीज का पैदा होना, ओरिजिनेट होना। Biological process through which new biological species arise, origin of life was 3.5 billion years ago. अब स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स अगर हम इनको मर्ज करना चाहें तो आप देखें कि जिंदगी का आगाज 3.5 बिलियन साल पहले हुआ। अब जिंदगी के आगाज का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एवोल्यूशन, कहीं ना कहीं कोई प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर मौजूद था और वो प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर जो था उससे फिर यूकैरियोट्स, सिंपल यूकैरियोट्स, फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स और फिर अल्टीमेटली मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोट्स पैदा होते चले गए। अब ये वाला जो सारे का सारा टाइम स्पैन है जिसके अंदर जानदार इवॉल्व होते रहे हैं, उसको तो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ज़मीन के अंदर भी कुछ तब्दीलियां आई हैं और फिर ज़मीन के ऊपर मौजूद जानदारों के अंदर भी कुछ तब्दीलियां आई हैं, तब जाके हम इनको स्टडी करने के काबिल होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुख्तलिफ स्पीसीज पैदा किस तरह से होती हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फर्दर डिटेल्स में हम जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे कि स्पीसिएशन के स्टेप्स क्या हैं। इट कैन बी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड। ऑलराइट, पहला पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब किसी एक पॉपुलेशन के अंदर भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं, या ये भी मुमकिन है कि कोई कुदरती हादसा हो जाए, कोई कुदरती आफत आ जाए, उसकी वजह से पॉपुलेशन अलग हो जाए, या ये भी मुमकिन है कि वैसे ही कोई एक कबीला इकट्ठा रह रहा था, किसी वजह से लड़ाई हो गई
और एक कॉलोनी उठ के पहाड़ के दूसरी तरफ चली गई, एक कॉलोनी इस तरफ रहना शुरू हो गई, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से भी फर्दर 2 स्ट्रेन्स या 2 कबाइल पैदा होना शुरू हो जाएं, ये भी स्पीसिएशन की बायस बन सकता है। फिर इसके बाद ट्रेट्स डाइवर्ज, फॉर एग्जांपल मेटिंग सिस्टम और हैबिटेट्स भी चेंज हो सकते हैं, मेटिंग सिस्टम्स चेंज हो सकते हैं। और डाइवर्ज का मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है कि यूं समझें कि जैसे दरख्त का एक मेन तना होता है और उसमें से सबसे पहले 2 शाखें निकलती हैं, इसका मतलब ये है कि उन 2 शाखों के निकलने से पहले वो किसी एक जगह पे जुड़े हुए थे और जो 2 शाखें निकली हैं वो डाइवर्ज हुई हैं वहां से, ऑलराइट। फिर उन 2 में से फर्दर अगर 2-2 निकल आती हैं तो इसका मतलब है कि अब आगे ये बायोलॉजिकल ट्री फैलता ही चला जा रहा है। तो यही चीज हमें नजर आती है स्टूडेंट स्पीसिएशन के अंदर भी, कि अगर कोई कॉमन इंसेस्ट्री के कंसेप्ट को फॉलो किया जाए तो तमाम निकलने वाली शाखें असल में किसी एक ही एंसेस्टर से पैदा होती हुई नजर आएंगी, ऑलराइट। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्पीसिएशन, कि आप ये देखें कि इंसानों समेत बेशुमार जानदार इस तरह के हैं कि अगर एनिमल्स और प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को हम देखें तो दे कैन नॉट मेट विद वन अनदर, ऑलराइट। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इनकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का डिफरेंट होना, एक स्पीसीज किसी दूसरी स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर पा रही होती। दिस कंडीशन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर उसके अलावा जो कंडीशंस अप्लाइड हैं फॉर स्पेसिएशन के जो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट थिंग इज पॉलीप्लॉइडी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड या डायप्लॉइड के वर्ड्स तो सुने हुए हैं। अब ये जो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड और डायप्लॉइड की कंडीशंस हैं, इनका मतलब क्या है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये भी हम याद रख सकते हैं कि अगर कोई एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल है तो उसमें एक सेट उसके फादर की तरफ से आया हुआ है, एक सेट उसकी मदर की तरफ से आया हुआ है और को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर इससे बढ़ना शुरू हो जाए, ट्रिप्लॉइडी या टेट्राप्लॉइडी की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन आ रही है, ऑलराइट। देन डिस्पर्सल, इनको फैलना भी है, और फिर उसके बाद वेरिएंस, बाद में जाके उनके अंदर डिफरेंट किस्म के फीचर्स और एडेप्टेशंस पैदा होंगी जो उनको इवॉल्व करवाएंगी इनटू डिफरेंट पॉपुलेशंस। इस चीज को हम कहेंगे वेरिएंस, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब फिर फर्दर जो 3 टाइप्स हमने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इट इज सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। अब सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन जो है, इट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिएशन जहां पे पॉलीप्लॉइडी मस्ट अप्लाई हो रही है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज शेयरिंग सेम हैबिटेट बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे यही बात याद रखने वाली है कि ये तमाम जानदार पहले इकट्ठे ही एक जगह पे रह रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ जानदारों ने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इख्तियार कर ली। अब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जैसे ही इख्तियार की गई तो पता चला कि अब नाउ वन पॉपुलेशन हैज बीन स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस, तो ये बिहेव करेंगे सेपरेट पॉपुलेशंस के तौर पे, और फिर फर्दर एलेलिक फ्रीक्वेंसीज और जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होते होते अल्टीमेटली एक टर्म हम यूज करते हैं इनब्रीडिंग, कि ये अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे और आपस में क्रॉस मीटिंग वगैरह या इंटरब्रीड करना बंद कर देंगे, ऑलराइट। तब जाके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो एक मखसूस जगह पे बहुत ज्यादा नुमायां हो जाएंगी। दूसरा जो ग्रुप होगा विद इन द सेम पॉपुलेशन, उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अलहदा से डिस्टिंक्ट फीचर्स के तौर पे नजर आना शुरू हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एवोल्यूशन आ गई है। ये जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है, ये जो 2 डिफरेंट फीचर्स वाले 2 डिफरेंट ग्रुप्स हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे दिस इज सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, ऑलराइट स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म किस तरह से है, यानी कि ये काम कैसे कर रहा है? occurs through polyploidy just like a tetraploid individual cannot mate with a diploid individual। इंतहाई आसान कर दिया है स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ये वाली बात, कि आप इसको यूं समझें कि अगर एक जानदार है जो टेट्राप्लॉइड है, अब यहाँ पे ये भी काबिले गौर बात है कि एनिमल्स में तो ये वाले फीचर्स बहुत कम नजर आते हैं, शायद कुछ इंसेक्ट्स के अंदर नजर आ जाएं, अदरवाइज इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। लेकिन प्लांट्स के अंदर टेट्राप्लॉइडी बहुत ज्यादा है, तो टेट्राप्लॉइड इंडिविजुअल डिप्लॉइड इंडिविजुअल से मुकम्मल तौर पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इख्तियार कर जाएंगे, और इस केस में अगर वो सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ ब्रीडिंग की तरफ चले जाएं, स्पेशली प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर वो खुद ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करके पॉपुलेशन में इजाफा करते चले जाएं, तो अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि एक ही जगह पे बहुत सारे टेट्राप्लॉइड इंडिविजुअल्स हैं
और उसी पॉपुलेशन के अंदर एक इस तरह का ग्रुप भी बन जाएगा जो कि सारे के सारे डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। तो ये जो एक कंप्लीटली नई टेट्राप्लॉयड पॉपुलेशन पैदा हुई है, दिस इज सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट इज रेयर मोर ऑफन अमंग प्लांट्स देन एनिमल्स बिकॉज अ टेट्राप्लॉयड प्लांट कैन सेल्फ फर्टिलाइज एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स व्हाइल एनिमल्स कैन नॉट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फर्दर जो टाइप्स हैं स्पीसिएशन की उसको नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। अब इसको हम जियोग्राफिक स्पीसिएशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एक पॉपुलेशन मौजूद थी और किसी जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से या किसी एक कैटास्ट्रॉफ की वजह से कोई अचानक से दरमियान से नया पहाड़ पैदा हो जाए या नदी किनारे कुछ जानदार ऐसे हों कि जो नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएं और फिर दरमियान में एक इस तरह की कोई वाटर बॉडी रह जाए, या फिर ये भी मुमकिन है कि कोई सहरा या कोई और इस तरह का बड़ा सा जियोग्राफिकल बेल्ट हो, उसके आर पार जो दो डिफरेंट इकसाम के जानदार रहते होंगे, इनके अंदर से नए फीचर्स वाली स्पीसीज का पैदा होना, दिस इज नोन एज जियोग्राफिकल स्पीसिएशन या फिर दूसरा नाम एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज जियोग्राफिकल स्पीसिएशन बिकॉज इट अकर्स व्हेन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज बिकम जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। और उसके लिए मैंने आपको बताया है जियोग्राफिकल बैरियर्स, कोई वाटर बॉडी भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकते हैं, सहरा भी हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, या जंगल वगैरह भी। देन जीन फ्लो सीजेस ड्यू टू आइसोलेशन और सेपरेशन। अब ये इसका मेन फैक्टर है, चूंकि दरमियान में बैरियर आ गया, एक रुकावट आ गई है, इस वजह से इधर के जानदार उस तरफ या उस तरफ के जानदार इस तरफ आके रिप्रोड्यूस या मेट नहीं कर सकेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ जियोग्राफिकल बैरियर। Populations may become genetically different due to natural selection. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाता चलूं, डार्विन ने अपनी किताब में गैलापैगस फिंचेस का जिक्र किया हुआ है। डार्विन का ये ख्याल है कि वहां पे उसने 12-13 इकसाम की मुख्तलिफ चिड़ियां देखी जिसके एंसेस्टर्स कोई एक ही तरह का पेयर था, लेकिन फर्दर चूंकि वो डिफरेंट हैबिटेट्स में चले गए, डिफरेंट आइलैंड्स पे जाके रहना शुरू हो गए, तो चूंकि वो सारे के सारे डिफरेंट जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से डिफरेंट एडेप्टेशंस अडेप्ट कर चुके थे, इस वजह से उनके अंदर डिफरेंट फीचर्स नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं कहीं कोई ना कोई सिमिलरिटी भी मौजूद थी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाउंडर इफेक्ट भी हो सकता है इन केस ऑफ एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। चूंकि यहां पे हम ये बात देख रहे हैं कि इट मे अकर इफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। अगर पॉपुलेशन बिल्कुल छोटी है तो ये भी मुमकिन है कि वो कुछ फीचर्स अपने साथ उठा के ले गए हों दूसरी साइड पे, बैरियर के दूसरी साइड पे, तो वहां पे जाके वो जब ब्रीड करेंगे या इन ब्रीड करेंगे तो पता चलेगा कि वो एक ही तरह की कॉपीज बनती चली जा रही हैं। तो वो जो वैरायटी या डाइवर्सिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएगी। चूंकि वो पहली स्पीसीज थी वहां पे आके रहने वाली, तो वही कामयाब तरीन स्पीसीज समझी जाएगी। इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट का सा केस सामने आ सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो बात हमने याद रखनी है, दैट इज सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट विल एक्ट डिफरेंटली ऑन दीज टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स अगेन काम कर रहे हैं ताकि वेरिएंस को प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्जेंस लाई जा सके और फिर पता चले कि ये जानदार किन एडेप्टेशंस को अपने पास संभाल के रख रहे हैं और किन एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस को ये इग्नोर या रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है स्पीसिएशन की, इट इज पैरापेट्रिक स्पीसिएशन। अब स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली है। बहुत से जानदार इस तरह के हैं कि जो पॉपुलेशन की पेरिफ्रीज पे या बॉर्डर्स पे जाके रहना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा हो कि जिन बॉर्डर्स पे या पेरिफ्रीज पे वो जाके रहना शुरू हुए वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस एंटायरली डिफरेंट हो, चेंज होना शुरू हो जाए, तो उनके अंदर कुछ अजीबोगरीब किस्म की तब्दीलियां आ जाएंगी। और फिर ये होगा कि अगर आसपास कोई दूसरी पॉपुलेशन की पेरिफ्री भी उनको टच कर रही है तो उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वो आपस में डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करना शुरू कर देंगे जो कि उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होना शुरू हो जाए। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह हम अपने पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि थोड़ा सा बुलंद मकाम की तरफ जाएं तो आपको वहां पे एक डिफरेंट ब्रीड या डिफरेंट फीचर्स नजर आएंगे, इवन के प्लांट्स की डिफरेंट स्पीसीज नजर आएंगी। और फिर आप ट्रेवल करते हुए आए टुवर्ड्स पेशावर तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एंटायरली डिफरेंट डाइवर्सिटी मौजूद है, लेकिन सेंटर में जो कोहाट का एरिया आता है वहां पे आपको ये दोनों चीजें मिक्स होती हुई नजर आएंगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पैरापेट्रिक स्पीसिएशन चल रही है विद इन द प्लांट्स।
इवन के हम जो जुबान बोल रहे हैं इसके लहजे के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस या वेरिएशंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली रेयर स्पेसिएशन occur when populations are separated by extreme change in habitat, not by geographical barrier। यहाँ पे geographical barriers अपना अमल दखल शो नहीं कर रहे, यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से एक नया स्पीसिएशन का पैटर्न डेवलप किया जा रहा है। Populations in these areas may interbreed, they often develop characteristics and lifestyles जो कि distinct होंगे, उनकी अपनी ही शनाख्त होंगे, पिछली पॉपुलेशंस के साथ उनका कोई ताल्लुक शायद ना रहे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है प्लांट्स लिविंग ऑन बाउंड्रीज इन डिफरेंट क्लाइमेट्स मे फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स इन रिस्पॉन्स टू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट मेकिंग देम डिफिकल्ट टू ब्रीड विद इन देयर ओन पॉपुलेशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।